सभी को। तो हम आज अपनी जो क्लास है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक मोटिवेशन कि मत कर परवाह उनकी जो देते हैं ताना, कि मत कर परवाह उनकी जो देते हैं ताना, झुक जाएंगे सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। लहरें तूफान बन जाए तो क्या कश्ती का काम है बहना, कि लहरें तूफान बन जाए तो क्या कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पूरा फोकस लगाए, बाकी वाले लोग क्या कह रहे हैं आप उनकी बातों पर ध्यान ना दे। तो आज हमारा जो कोशिका वाला पार्ट था उसका हम सेकंड पार्ट के अंदर सेल थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है सेल थ्योरी, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। अब कोशिका सिद्धांत की बात करूं तो सबसे पहले तो ये आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक 1838 के अंदर आते हैं, 1838 के अंदर सेल थ्योरी देने के लिए वैज्ञानिक जिनका नाम होता है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन कहने में इसका ज्यादातर नाम स्लाइडेन ही आपको याद रखना है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत है नहीं। अब मैथियस स्लाइडेन है वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है, प्रयोग वगैरह करते थे। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। एक और वैज्ञानिक है जो आते हैं 1839 के अंदर और जिनका नाम होता है श्वान, ठीक है। इनका पूरा नाम है थियोडोर श्वान, जो एक जंतु वैज्ञानिक है। इन वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। पूछ ले कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1838 और 1839 के अंदर। अब बात आती है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत की क्या जरूरत पड़ी जब इन्होंने कोशिका सिद्धांत तो भाई दे दिया था कि स्लाइडेन और श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, लेकिन इनका सिद्धांत खारिज क्यों किया गया? अब बात यहां आती है। तो अब देखते हैं कि जो स्लाइडेन थे, जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो उत्तक बनाते हैं। तो ये ओनली स्लाइडेन ने इतना ही कहा था कि जो पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं और जो आगे जाकर के उत्तक बनाते हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक जो मेन बात है वो नहीं बताई थी। वो क्या मेन बात है आप पूरा अंत तक देखना। इसके बाद में जो दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान, ठीक है, जो स्वान थे, स्वान के द्वारा क्या बताया गया कि स्वान कौन थे? एक जंतु वैज्ञानिक थे, जंतुओं के बारे में प्रयोग करते थे अपने। तो स्वान के द्वारा यह बताया गया, इसमें सबसे पहले जो जंतु थे, जंतु के अंदर कोशिका झिल्ली को देखा। देखो जब कोशिका की खोज हुई थी उस समय भी कोशिका झिल्ली को नहीं देखा था, कोशिका भित्ति को देखा गया था। तो इनके द्वारा कोशिका झिल्ली को देखा गया था। तो इनके द्वारा कोशिका झिल्ली को देखा प्लस पौधों के अंदर इन्होंने कोशिका भित्ति को भी देखा था। तो इन्होंने भित्ति को भी देखा था। इसलिए कहा जाता है कि जो कोशिका है, तो इन दोनों का मिलकर के जो कथन बनता है, ये बनता है कि पौधे या फिर जंतु कोई भी सजीव होता है वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया, लेकिन इनका जो सिद्धांत है वो खारिज कर दिया गया। अब क्या रीजन है कि इसका सिद्धांत खारिज कर दिया गया, वो अब हम देखते हैं। अब देखो, अब जो अगले वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो और जो आते हैं 1855 के अंदर। अब रुडोल्फ विर्चो के द्वारा क्या कहा गया कि इन्होंने कहा जब सेल थ्योरी स्लाइडेन स्वान के द्वारा दी गई, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि भाई नई कोशिका की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, ये नहीं बता पाए थे। तब रुडोल्फ विर्चो आए, इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका बनती है, जो न्यू सेल अराइज होती है, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका, जो नई कोशिका बनती है वो नई कोशिका बनती है पूर्व स्थित कोशिका से, पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से बनती है, कोशिका के विभाजन से। तो इन्होंने ये बताया कि भाई नई कोशिका की उत्पत्ति है, जो पहले कोशिकाएं उपस्थित है उनका विभाजन होगा, विखंडन होगा, कहने का मतलब डिवीजन होगा, इसके बाद में नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है। इसलिए इनके सिद्धांत को मान्यता मिल गई कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये है। और इनके कोशिका सिद्धांत को कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला,
यूनिसेलुला सेलुला ये कहा जाता है रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत को। तो ये हमारा टॉपिक था कोशिका सिद्धांत। अब एक थोड़ा और टॉपिक है वो कर लेते हैं, इसके बाद में हम जो अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर जीव, ठीक है, संख्या के आधार पर जीव। अब जो संख्या के आधार पर जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जीव दो प्रकार के हैं इसमें? एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखते रहना साथ में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। अब नाम से पता चलता है एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बने हुए, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है जैसे कि अमीबा, और आप यदि एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख दो पैरामीशियम, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव। अब सेकंड बात आती है बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव के अंदर एग्जांपल आता है मनुष्य का, इसमें मनुष्य है, और भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसमें एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि कोई भी जंतु जैसे कि बकरी है, गाय है, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय मतलब ये दो मतलब एक से अधिक कोशिकाएं, ठीक है, जिसके अंदर कई लाखों कोशिकाएं हो सकती है, कई करोड़ों कोशिकाएं होती है, अनगिनत कोशिकाएं होती है। कहने का मतलब यदि मनुष्य की बात करो तो मनुष्य के अंदर अनुमानित 10⁴ सेल्स होती है। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कहीं लिखा हुआ, लेकिन अनुमानित सेल्स माने तो 10⁴ सेल्स होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।